नमस्कार, आप देख रहे हैं एसआर अशोकनगर और मैं हूं आपके साथ जितेंद्र भदौलिया। अक्सर मैं आपके बीच में अशोकनगर के सितारे में अशोकनगर की मिट्टी से जुड़े ऐसे लोगों को लेकर आता हूं जिनकी खुद की उपलब्धियां या व्यक्तिगत जो काम होते हैं वो इतने बड़े होते हैं कि वो समाज के लिए, शहर भर के लिए गौरव का विषय बन जाते हैं और वो आगे जाके आदर्श भी बनते हैं। ऐसे कई लोगों को आप मेरे साथ देख चुके हैं और आज मैं लेकर आया हूँ हर्षित शर्मा को। हर्षित शर्मा बिल्कुल अपरिचित सा नाम नहीं है। कल शहर भर ने जो है खूब दिल खोलकर उनका स्वागत किया था। कमीशन लेफ्टिनेंट बनकर फौज में अभी उनकी जो नियुक्ति हुई है और अभी हाल ही में वो अशोकनगर पहुंचे हैं, तो हमारे साथ जुड़े हैं। तो हर्षित, पहले तो बहुत शुक्रिया और बहुत सारी बधाई इन सब चीज़ों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इसके साथ साथ मैं पूरे शहर को, मेरे अशोकनगर वासियों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। जिस तरह का मुझे प्रेम और स्वागत जो जिस तरह से मेरे शहर ने किया, उसके लिए मैं काफ़ी अभिभूत हूँ। एक्चुअली में अभिभूत होना, अपनी बात करना वो अलग है, मगर कल जिस तरह से लोग देख रहे थे, सिर्फ माला पहना पा रहे थे या एक दो सेकंड मिल पा रहे थे, मगर वो सारे के सारे लोग ये सुनना चाह रहे थे, समझना चाह रहे थे कि यहाँ तक की पहुंचने की जर्नी कैसी थी और किन किन चीजों से होकर निकले थे। तो हम सिलसिले भाई आपसे पूछना चाह रहे थे कि बहुत कम देखने को मिलता है हमारे यहाँ 50, 55, 60 साल के बाद, सचिन राणा के बाद कोई दूसरा लेफ्टिनेंट आया है, तो इसलिए सब अच्छा था। तो बचपन से ये तय कर रखा था कि ये करना है या किसी कारण से या किसी प्रेरणा से बनाई है? जी नहीं, बचपन से तो ये नहीं था कि फौज में ही जाना है जी। लेकिन बचपन से क्या होता था कि जब टीवी पर रिपब्लिक डे की परेड वगैरह देखना, तो क्या जब परेड होती थी मुझे लगता था कि यार कि अगर मैं वहाँ परेड कर रहा हूँ तो कैसा लगूंगा। उसके अलावा ये जो आर्मी वाली जो मूवीज वगैरह थी ना, जैसे उरी हो गई, इससे पहले आपकी लक्ष्य आई थी, ये सब मूवीज देखना बड़ा अच्छा लगता था। तो क्योंकि जब हम इन चीज को देखते हैं, खुद को वहाँ पे पिक्चराइज करते हैं। अच्छा। उसके अलावा मेरा, जब मैंने अपनी 10वीं यहीं से कंप्लीट करी तारा सदन स्कूल से, और मेरी 12वीं भी यहीं शिवपुरी पब्लिक से कंप्लीट हुई। उसके बाद मैं अपनी ग्रेजुएशन के लिए इंदौर गया। इंदौर जाने के बाद मतलब 12वीं करने के बाद मेरा ये था कि मैं ये तो है कि कुछ करूंगा तो कुछ अच्छा ही करना है। पिताजी का भी शुरू से सपना था कि भाई लड़का बने तो कुछ अफसर बने, और मेरे भी दिमाग में था कि अफसर बनना है मुझे। तो दूसरी चीज़ ये थी कि फिर मैंने सबसे पहले अपना जो एम उठाया, मैंने सोचा कि स्टेट सिविल सर्विस करते हैं, MPPSC। मैंने मेरी MPPSC की तैयारियां शुरू करी बिना किसी कोचिंग, बिना उसके। पहले प्रयास में मैंने अपना पहला प्रीलिम्स निकाला, लेकिन आगे चल के क्या हुआ कि इसमें काफ़ी ज़्यादा अड़चनें आ रही थी। कुछ आरक्षण को लेकर कोर्ट के मैटर चल रहे थे, तब वो चीज़ें चल नहीं पा रही थी। 1 साल 1.5 साल निकल गया, कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था। उसी बीच क्या हुआ कि मैं एक बार अपने घर की तरफ जा रहा था इंदौर में, तो मैंने देखा कि एक बोर्ड लगा हुआ था, UPSC CDS एग्जाम ऑनलाइन फॉर्म अवेलेबल। तो मैंने थोड़ा, मुझे ज्ञान तो था कि हाँ ये UPSC CDS जो है डिफेंस का एग्जाम होता है। तो मैंने सोचा चलो भाई दे के देखते हैं क्या है। मैंने उसका फॉर्म भर दिया। उसके बाद फिर एग्जाम देने गया, एग्जाम दे के आया। एग्जाम दे के आने के बाद कोई भरोसा नहीं था कि मैं क्लियर करूंगा नहीं करूंगा, लेकिन पता था डिफेंस का एग्जाम है। उसी बीच क्या हुआ, मैं रिजल्ट का वेट कर रहा था। रिजल्ट का वेट करने के बीच में क्या हुआ कि एक प्रोग्राम हुआ था, एक सार्वजनिक प्रोग्राम, जिसमें कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ने सूबेदार मेजर ऑनररी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, परमवीर चक्र, जो करगिल के जो हमारे एक वीर सपूत थे, उनको बुलाया। उनकी मैंने स्टोरी सुनी। उनकी स्टोरी सुनकर काफी एक इंस्पायरिंग सा लगा कि हाँ यार, कि मैंने जो एग्जाम दिया है कोई गलत चीज नहीं करी है, कि ये जो चीज ऐसी है जो डिसिप्लिन मांगती है आपसे, आपकी हिम्मत, करेज मांगती है, और साथ ही साथ बहुत ज्यादा डिटर्मिनेशन, दृढ़ता मांगती है। और यही एक लाइफ है जो मतलब मुझे चाहिए आगे चल के। इसमें आपको एडवेंचर भी देखने को मिलेगा, दुनिया के, आपके देश के अलग अलग कोनों में आपको सर्व करने का मौका मिलेगा, अलग अलग लोगों से आपको इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा, और आप इसमें ऐसी चीजें करोगे जो आप नॉर्मल लाइफ में कभी नहीं कर सकते हो। आप कभी अपने जीवन में, कभी आप बताइए 70 किलोमीटर भागोगे क्या आप कभी नहीं भागोगे। तो ये कुछ चीजें होती हैं जो हमको करने को मिलती हैं। तो फिर रिजल्ट निकल के आया मेरा। तो रिजल्ट निकल के आया, देखा कि भाई रिटर्न में मैं क्लियर हो गया हूँ। उसके बाद की जो प्रोसेस होती है उसका मुझे कोई आइडिया नहीं था। तो SSB इंटरव्यू होता है, तो मुझे लगा कोई नॉर्मल सा इंटरव्यू होगा, हाँ भाई 1 दिन का इंटरव्यू होगा, जाएंगे दे के आ जाएंगे, वापस आ जाएंगे। तो मुझे मेरे साथ के कुछ लोगों ने गाइड किया कि नहीं भाई, ये वो वैसा इंटरव्यू नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, गए इंटरव्यू दे के आइए। 5 दिन की प्रोसेस होती है यहाँ, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, आपके ग्रुप टास्क, आपके इंडिविजुअल सारे परफॉर्मेंस को पूरा जज किया जाता है। लगभग 16-17 टेस्ट होते हैं। उसके बाद प्रॉपर 5 दिन के बाद एक रिजल्ट तैयार होता है। पर इसका सक्सेस रेट बहुत कम है। मतलब कि लगभग अगर 5-5.5 लाख लोग CDS का एग्जाम देते हैं, जिसमें से सिलेक्ट होकर लगभग 2-2.5 हजार लोग होते हैं जो कि SSB इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो पाते हैं। जिसमें से टोटल हमारे जो OTA ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी की सीट थी 169। तो जरूरी नहीं है कि 169 सीट है तो 169 के 169 सिलेक्ट करेंगे। हम टोटल एट दी एंड सिलेक्ट होके पहुंचे 76 लड़के।
मतलब जरूरी नहीं है कि पद के हिसाब से हो, वो तो आदमी में वो जो कह रहे हैं क्रेज है, जलवा है, वो सब देखने के बाद है वो कि उतना उस डिजर्व कर रहे हो कि नहीं उस पोस्ट। बिल्कुल, उनकी क्या होती है 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज होती हैं, वो उन चीजों पर जज करते हैं कि अगर इस व्यक्ति में वो 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हैं जी, तो वो उस इंसान को लेंगे, उनको सीट भरने से मतलब नहीं है। ओके, तो ऐसे करके वो लेते हैं। अब ये क्या हुआ कि जो स्टार्टिंग से तैयारी वगैरह कर रहे होते हैं, एक तो हमारे इंदौर में मुझे कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं मिला डिफेंस का कि जहां से मैं पता कर सकूं या पढ़ सकूं कि कैसे तैयारी करनी है। मेरे साथ वाले तो ये बड़े चैलेंज थे क्योंकि अशोकनगर में भी कभी इस तरह की चीजें नहीं रही थी और इंदौर में तो जब पहुंचे तो बड़ी परेशानी रही होंगी। बिल्कुल। तो जो दूसरे बच्चे जिनने ये पहले से एम बना रखा था उनकी तुलना में ये कंपटीशन तो और ज्यादा हार्ड रहा होगा। बिल्कुल रहा मेरे लिए, क्योंकि मैं ऐसे परिवेश से आता था जहाँ पे पहली बात तो मैंने कभी अपने शहर में कभी किसी को डिफेंस में जाते नहीं देखा, साथ वालों में भी किसी का भी डिफेंस नहीं। तो ये मुझे एक्सपीरियंस कैसे मिला कि जो मेरे साथ वाले लोग थे जो जाते थे एसएसबी दे के आते थे, फिर वो वहां से कॉन्फ्रेंस आउट या फेलियर फेस करके आते थे, तो उनके एक्सपीरियंस से मैं करता था कि अगर इन्होंने ये गलती की है तो इसको मैं अगर जाऊंगा तो मैं ये नहीं करूंगा। लेकिन उसके अलावा फिर खुद की भी कुछ मिस्टेक्स या खामियां होती हैं, तो ऐसे करते करते मैंने पहला अपना एसएसबी अटेम्प्ट दिया था सन 2019 जुलाई में। अच्छा, कितनी बार देना पड़ा? और ये जो ट्रेनिंग के पहले की जो बात है, जो तैयारी का, वो मतलब कितना कठिन था? काफी मतलब कठिन इसलिए भी था क्योंकि धीरे धीरे आप तैयारी करते जाते हो, तो लगभग मुझे 3 साल लगे। 18 में मैं ग्रेजुएट हो चुका था और 8वें प्रयास में मैं निकला। तो समय निकलते निकलते ना ये भी प्रेशर बन रहा था कि यार उम्र भी निकल रही है, एम्प्लॉयमेंट भी नहीं मिला है, डिग्री मैंने बीएससी की है, बीटेक तो की नहीं है कि किसी कैंपस सिलेक्शन में प्लेसमेंट में बैठ जाऊंगा। बट हाँ, मैंने पढ़ाई इतनी कर रखी थी मेरे सिविल सर्विसेज के लिए कि इतना भरोसा था कि मैं किसी टीचिंग इंस्टीट्यूट में कोचिंग इंस्टीट्यूट जाऊंगा तो अच्छा खासा मुझे पैकेज मिलेगा पढ़ाने के लिए। तो एक ब्लेसिंग की तरह मेरे जीवन में आई बायजूस। मैंने उस पर फिजिक्स को पढ़ाना स्टार्ट किया 11-12 के बच्चों को। अच्छा खासा वो मुझे पे कर रहे थे। वहां से मुझे क्या कि धीरे धीरे सारी चीजें अच्छी होती शुरू हुई। 10 महीने मैंने बायजूस में काम किया, उसी बीच मेरा एसएसबी में सिलेक्शन हुआ। एसएसबी में सेलेक्ट हुआ तो फिर मेडिकल हुआ। मेडिकल में भी फिर एक अड़चन आ गई कि उसमें जो मेडिकल होता है उसमें आपको टीआर मिलता है, टेम्पररी रिजेक्शन। तो मेरी आंख में क्या हुआ कि उनको थोड़ी कुछ रेटिना में कुछ फाइंडिंग मिली, तो क्लियर कट एक बार में क्लियर नहीं करते। तो उन्होंने बोला कि जो असेस करने वाले थे उन्होंने कहा कि वो एक तो थोड़े छोटे रैंक के थे, तो उन्होंने कहा कि देखो मेरे रैंक के हिसाब से तो मैं आपको क्लियर तो हो, लेकिन मैं आपको पूरा आपको शॉर्ट क्लियर नहीं करूंगा। आप एक काम करो, दिल्ली या आप किसी भी अपील मेडिकल बोर्ड में जाओ, वहाँ जो आपका जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होंगे वो अगर क्लियर कर देंगे तो आप हो जाओगे। 1 महीने लगभग मुझे इंतजार करना पड़ा। दिल्ली गया बेस हॉस्पिटल, वहां जाके मैंने अपना फिर टेम्पररी रिजेक्शन को क्लियर कराया और फिर फाइनली फिर मेरी 11 अगस्त को मेरी मेरिट आई रक्षाबंधन के दिन, जिसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 7 आई यूपीएससी। तो उस दिन का जो माहौल है वो कितना गजब का था? वो कैसा लग रहा था जब ये लग रहा था कि हाँ फौज में जो है जाने का रास्ता क्लियर हो गया? मुझे याद है, मैंने दिल्ली से था, मैंने जैसे मुझे उसका क्लियरेंस मिला तो वहाँ पे थोड़े डॉक्यूमेंटेशन करने पड़ते हैं। मैं कह रहा था भाई जल्दी कराओ मुझे घर पे बात करनी है। जैसे मैंने घर पे कॉल किया, मैंने सबसे पहला कॉल मेरे फादर को किया। मैंने ये नहीं बोला हाँ हेलो पापा, मैंने उनको कॉल किया, मैं हाँ पापा आपका बेटा लेफ्टिनेंट बनने वाला है। पापा एकदम से भावुक हो गए। वो आज भी रिकॉर्डिंग मेरे पास फोन में, एकदम से उनके आंसू निकल आए। मैंने बोला अरे मैं पापा ठीक है, अभी आप मार्केट में घर जाओ, मिठाई खरीद के लेके जाओ, सबको मिठाई खिलाओ और सबको बताओ। फिर उसके बाद फोन कॉल्स का सिलसिला चलता रहा, कॉल पे कॉल सबके आने लग गए। तो मतलब वो जो सोचा होता है और वो जब हो जाता है तो वो बहुत गजब की फीलिंग होती है। बहुत ज्यादा उसको मतलब बोल नहीं पाते पर वो महसूस किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके बाद जब करीब 11 महीने पहले जब फौज की ट्रेनिंग के लिए गए तो वो जो बीच में 11 महीने का समय रहा, तो वो ट्रेनिंग कैसी रही? अरे सर ट्रेनिंग तो मतलब क्या ही बताएं, मतलब कि मतलब जितने एक्सट्रीम फिजिकल और मेंटल लेवल पे आप एक इंसान की एक जो हद होती है लिमिट को पुश कर सकते हो, उस लेवल तक पुश किया जाता है। जूस जैसा निकाल के बिल्कुल जूस जैसा। तो जब हम स्टार्टिंग में गए तो सबसे पहला जो एक आपने देखो, कई आप सुनते हो कि एक आम इंसान को 8 घंटे नींद चाहिए, फौज में ऐसा कुछ नहीं चलता है। आपको नींद उतनी चाहिए जितनी आपकी बॉडी को आप दोगे और आपकी बॉडी उस हिसाब से अडाप्ट कर लेती है। सबसे पहले जाते से हमारी स्लीप साइकिल तोड़ी गई। हम वो लोग जो 8-8, 9-9, 10-10 घंटे सोते थे, घर में जाते से ही हमको कभी भी किसी भी टाइम फॉल इन बुला रहे हैं। हम सोए 12 बजे, रात को 2 बजे फॉल इन, 1 बजे सोए, रात को 3 बजे फॉल इन। 8 घंटे से ऐसा नहीं है कि एकदम से नींद कम कर रहे हैं कि 8 से 7, 6, एकदम से कट करके सीधी 2 घंटे नींद दिन की। समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। ऊपर से ट्रेनिंग भी चल रही है और फिर सीनियर्स का रगड़ा भी चल रहा है। फौज में कहावत भी है, जितना रगड़ा उतना तगड़ा। शुरू का 1 हफ्ता था, रगड़े हो गए। फौज में क्या बड़ी सिस्टम होता है, तो मैं और मेरा बड़ी रहता था।
हम दोनों एक दिन आपस में बैठ के बात कर रहे, तो एक दूसरे से बोल रहे कि यार बड़ी यानी पार्टनर। बड़ी क्या होता है, फौज में सिस्टम चलता है, आप कहीं भी जाओगे, किसी भी जगह जाओगे, आपका एक बड़ी रहेगा कहीं भी। अगर आप साथ में रहते हो तो बड़ी रहेगा, ट्रेनिंग कर रहे हो तो मतलब वो पहले से फौज में होता है वो। हाँ, आप अगर यूनिट में भी जाओगे तो आपका एक बड़ी रहेगा जिसके साथ आप जीवन भर निकालोगे। आप ऑपरेशंस में भी जाओगे तो वो बड़ी आपके साथ रहेगा, गोली चलाने से लेकर गोली खाने तक वो बड़ी आपके साथ रहेगा, आपके साथ हमेशा। अब एक दूसरे से बात कर रहे, कहते हैं कि भाई यार गड़बड़ कर दी लगता है फौज में आके, लेकिन फिर एक दूसरे को बिठाया कि देख भाई आ गए, हमारे यही आना था, चिंता मत कर। तो अगली बार तो से हम क्या बीच में कभी ऐसा लगा सपना टूटने जैसा कि क्या कर बैठे, चलो निकल लो यहाँ से? हाँ, बीच में लगा कि यार ये तो जैसा सोचा था कि जो फौज में आने से पहले मतलब बाहर से अच्छी दिख रही थी कि भाई सितारे लग जाते हैं, बढ़िया जीवन होता है ऑफिसर टाइप का, लेकिन ये नहीं पता था कि ये 11 महीने कैसे निकालेंगे। 11 महीने नहीं, 11 महीने मतलब वो 49 हफ्ते होते हैं। तो हम हफ्ते भर हफ्ते काउंट करते थे, अरे भाई एक हफ्ता निकल गया, 2 हफ्ते निकल गए, हम हफ्ते काउंट करते रहते थे ऐसे करके। एक दिन निकलता था ना तो सुकून सा मिलता था, चलो जिस्म पर कुछ जो है निशानियां मिली है कि इस रगड़े की? ये देखिए, ये अभी कुछ दिन पहले की है, परेड से आने से पहले की ये है। ये थोड़े ये नकल्स हैं, ये भी मेरे मतलब थोड़े छिले हुए हैं, तो जगह जगह से टूट चुके हो। अब ये जो होता है, जैसे आप अगर आप देखेंगे हमारे जो डामर की रोड होती है, हाँ। दोपहर को 2-2:30 बज रहा है, अप्रैल का महीना है, मई का महीना है, आप सोचोगे कि आप नंगे पैर पैदल नहीं चल सकते। सीनियर कहता है कि टी शर्ट निकालो, सारे के सारे लेट जाओ इस पे, और 1 घंटा 1.5 घंटा उसी रोड पर, गर्म रोड पर लिटाए रहते थे। तो शुरू के 5 मिनट 10 मिनट दर्द होता था, जलन होती थी, उसके बाद माइंड से बिल्कुल पेन कट ऑफ हो जाता है और हम बिल्कुल स्थिर लेटे रहते थे। फिर खुद के माइंड को डाइवर्ट करने के लिए मन में गाना गुनगुना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। फिर सीनियर्स को समझ में आता था, कह रही है तो रिलैक्स हो गए, तो वो कहते थे पलट जाओ, तो बिल्कुल पापड़ की तरह दोनों तरफ से सेक देते थे, तो पूरी पीठ बिल्कुल फोले पड़ जाना, छाले पड़ जाना, ये हो जाता था। अच्छा, तो ये जो 11 महीने के बाद जब जैसे ही आए, तो कल जिस तरह से लोगों ने, शहर के लोगों ने पलक पावड़े बिछा के सम्मान किया, बहुत लंबे समय के बाद, क्योंकि फौज में जो लोग होते हैं उनको ऐसे ही सम्मान दिया ही जाता है, तो कितना अभिभूत करने वाला था वो? काफी ज्यादा, और काफी ज्यादा मैं भावुक भी था, क्योंकि ये देखने को मिला कि फौज के लिए लोगों का कितना ज्यादा प्रेम है, कितना प्यार है। क्योंकि हम कई बार देखते हैं कि ज्यादातर फौज वालों को कब याद करते हैं, 26 जनवरी, 15 अगस्त, गांधी जयंती, या फिर अगर कोई शहीद होकर आता है तो उसकी एक शव, पार्थिव शव को सम्मान देने के लिए लोग हुजूम उनका जमा होता है, उसके बाद वो भूल जाते हैं, ना उनके परिवारों को कोई पूछता। और ऐसे कई हमारे सैनिक ऐसे हैं भाई हैं जो अदर रैंक्स पे होते हैं, सिपाही रैंक पे होते हैं, अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। कई ऐसे हैं जो बड़े बड़े गैलेंट्री अवार्ड, सेना मेडल वगैरह जीते हो, लेकिन आज उनके परिवार को कोई नहीं पूछता है। तो ये सोचकर भी काफी दुखी होता है मन। लेकिन फिर ये है कि चलो, कहीं ना कहीं लोगों में जागरूकता है, कहीं ना कहीं फौज के लिए प्यार है। और बल्कि मैं ये चाहूंगा कि ये कहते हुए मुझे गर्व तो होता है कि 1965 में राणा शशींद्र सिंह की शहादत के बाद मैं फौज में एज एन ऑफिसर जा रहा हूँ, लेकिन एक सोचकर एक विडंबना भी है कि क्यों है ऐसा। मैं इस पे बात करना चाह रहा था कि एक 60 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद इस शहर से, जिले से कोई दूसरा लेफ्टिनेंट हमको मिल रहा है, तो क्या लगता है कहाँ कमी कहाँ है इस शहर में कि हम फौज में या तो बहुत गिने चुने लोग हैं, या फिर लेफ्टिनेंट या उसके ऊपर तो कोई है ही नहीं है? उसका कारण ये है कि सर, ये एक्सपोजर नहीं मिलता है लोगों को। आज भी, जब मैं भी आपको शुरू में बताता हूँ, जब मैंने 12वीं कंप्लीट करी तो मुझे भी सजेशन मिलते हैं कि ठीक है तूने 12वीं कर ली है, अब बढ़िया ग्रेजुएशन कर लेना, बीए कर लेना, बीएड कर लेना, वर्ग 1 की, वर्ग 2 की या पटवारी की तैयारी कर लेना। तो मैं ये सोचता था कि यार ऐसा क्यों है, लोग क्यों नहीं यूपीएससी सोचते, लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्यों नहीं सोचते, लोग कोडिंग, वैज्ञानिक बनने की क्यों नहीं सोचते, रिसर्च में जाने की? बड़ा सवाल उन लोगों के लिए। एक्चुअली में इतनी सारी कोचिंग और तमाम सारी जो चल रही है, उसमें बच्चों को भी समझने की जरूरत है, तुम्हारे जैसे लोग हैं जो काम कर रहे हैं जॉब के लिए, कि जो एक ट्रेडिशनल चल रही है उससे हटके भी देखना पड़ेगा। तो वो माइलस्टोन सेट किया है। सबसे बड़ा तो मैं एक अनुरोध करना चाहूंगा सरकार से और हमारे शहर के और जिले के हमारे अधिकारियों से और जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, कि इतना बड़ा हमारा जिला है, 8 लाख से ऊपर की जिसकी जनसंख्या है, और लगभग 12-13 साल हो चुके हैं जिला बने, लेकिन हमारे कॉलेज में, हमारे जिले में एनसीसी का कोई भी एक्सपोजर नहीं है। क्योंकि एनसीसी जो होती है वो भारतीय सेना का ही एक आर्म है, उसका ही एक अंग है, जो कि आपको कॉलेज टाइम पे और स्कूल टाइम पे आपको भारतीय सेना का एक एक्सपोजर देती है। बिल्कुल वही आपको पूरा एक एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, और इससे आप प्रेरणा लेते हो कि मैं अगर फौज में जाऊंगा। दूसरी चीज़ ये है कि एनसीसी में जो कैडेट्स होते हैं 3 साल ट्रेनिंग करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर, और एट द एंड उनको एक सी सर्टिफिकेट एग्जाम होता है। अगर आपने 3 साल ट्रेनिंग की है और सी सर्टिफिकेट आपके पास एग्जामिनेशन है,
तो जैसे मैंने यूपीएससी का रिटर्न दे के एसएसबी दिया था ना, उनको उससे डायरेक्ट एंट्री मिलती है ओके। यूपीएससी के एग्जाम ना दे के सीधा एसएसबी देने की, उसके थ्रू भी लोग लेफ्टिनेंट मतलब एक ये बड़ी समस्या है कि कभी ना जनप्रतिनिधियों ने, ना बड़े राजनेताओं ने, और ना ही दूसरे लोगों ने कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया। अगर एनसीसी होती तो हमारे शहर से इस दिशा में भी बहुत सारे बच्चे आगे जा सकते थे। बिल्कुल, क्योंकि जो एनसीसी का संचालन किया जाता है एनसीसी डायरेक्टरेट से किया जाता है। यहाँ पर ट्रेनिंग देने आपको ड्रिल उस्ताद आएंगे, वो फौज से आएंगे। आपका जो एनसीसी का सीओ कमांडिंग ऑफिसर होगा वो फौज का होगा। आपके जो जेसीओ, सूबेदार, नायब सूबेदार, जितने भी लोग होंगे फौज के होंगे। आपको फौज के बारे में जानकारी मिलेगी, फौज की एक आपको अंदर की चीज जानने को मिलेगी, ना कि ये कि फौज से वर्दी है। उसके अलावा फौज अपने आप में ही एक लाइफ है, एक जीवन है। तो अभी हम शुरुआत में जो है लेफ्टिनेंट हर्षित को देख रहे हैं, तो कितने वर्ष की सेवा है और अशोकनगर सबसे बड़े अधिकारी के रूप में कहाँ तक पहुंचेगा ये मान के चले? ये मेरी शॉर्ट सर्विस कमीशन है। तो शॉर्ट सर्विस कमीशन 14 साल की होती है, मतलब 10 साल के बाद आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं। 10 साल में आप अपनी सर्विस को रिटायरमेंट ले सकते हो, या आप 4 साल का एक्सटेंशन लेके रिटायरमेंट ले सकते हो, या फिर आप परमानेंट कमीशन के लिए अप्लाई करते हो। तो जो लोग परमानेंट कमीशन के लिए अप्लाई करते हो, आपकी 60 और 58 साल की एज तक, मतलब लगभग 38 साल सर्विस पूरी करते हैं। और इसमें हाईएस्ट आप जनरल तक भी जा सकते हो। मतलब वो फिर उसकी तरह से वो एक अलग अलग शेड्यूल है पहले बने। जितने भी जो आज आप देख रहे हो जनरल मनोज पांडे, जितने भी लेफ्टिनेंट जनरल बड़े, सब लेफ्टिनेंट से शुरू करते हैं। लेफ्टिनेंट पहली पोस्ट होती है एज एन ऑफिसर आर्मी में। मतलब इसके बाद जितने भी एग्जीक्यूटिव पोस्ट हैं या बड़े लेवल की जिन्हें हम बोलते हैं, सब लेफ्टिनेंट से शुरुआत होती है। वो उनकी शुरुआत बेस यही है, लेफ्टिनेंट से होती है। तो अभी कम से कम 2-1 प्रमोशन तो मिलेंगे तुमको आराम से। अभी 2 साल में जैसे कि लेफ्टिनेंट से कैप्टन बनते हैं, फिर उसके बाद आप अगले 4 साल में आप मेजर बनते हो। फिर उसके अगले 6 साल बाद आप लेफ्टिनेंट कर्नल, ऐसे करते करते आपकी प्रमोशन, मतलब कर्नल से ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल तक जाते हैं। कई सारे जाते हैं। तो एक चीज और इसमें ये जानना चाह रहा था कि जिस परिवार से आप आते हो, ठीक है ना, वो श्री कृष्ण सरल का परिवार है, और पूरे जीवन जिन्होंने सिर्फ जो है शहीदों को, सैनिकों को, क्रांतिकारी और बलिदानों को गाया है, तो कभी कभी लगता है कि उनको फिर से जो है जिंदा करने का मौका मिला है? बिल्कुल लगता है, क्योंकि मैं जब छोटा था तो पिताजी और दादाजी मुझे सुनाते रहते थे दादाजी की कविताएं। उनकी एक ग्रंथावली थी, उसमें से मैं पढ़ता रहता था। उसमें एक उनका एक वाक्य लिखा हुआ है, जिसमें जब वो छोटे थे तो कोई किसी शहीद, किसी महान क्रांतिकारी को लेकर एक ट्रेन अशोकनगर के स्टेशन से निकल रही थी, तब उन्होंने कोई पत्थर फेंक कर मारा, जो कि किसी अंग्रेज सिपाही को लग गया, अफसर को या उसको लगा था। तो फिर अंग्रेजों के वो सिपाहियों ने उनको घेर कर मारा था, ऐसे करके। तो एक अंदर से एक जुनून सा आया कि यार, मतलब मैं ऐसे परिवार से आता हूँ जहाँ पर ऐसे क्रांतिकारी विचारधारा वाले लोग रहते हैं, जिन्होंने देश के लिए अपने कलम से पूरा अपना जीवन निकाल दिया। जब उनकी पढ़ता था कविताएं और उनके कोश, तो अंदर से एक मोटिवेशन तो मिलती थी। तो इसे ऐसा मान, अगर आज वो होते तो शायद बहुत खुश हो रहे होते, जो है सबसे ज्यादा खुशी होती उनको ही होती। अभी भी हो रहे होंगे ऊपर से मुझे। पर ये भी सही बात है कि अभी इस पूरे बिरथरी परिवार जिसमें से आप आते हैं, तो सबसे अच्छी श्रद्धांजलि तो कायदे से देखी जाए तो यही है उनके लिए कि वो जैसा चाह रहे थे या वो जो सोचते थे देश को लेकर, उस दिशा में कम से कम कुछ कदम तो बढ़ा पाए हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये ठीक है ना। तो अब थोड़ा सा काम काज और बता दीजिए, बच्चे जो देख रहे हैं या जो अभी अपनी तैयारियां कर रहे हैं, तो लेफ्टिनेंट हर्षित को अब वो कहाँ देखेंगे, किस किस रूप में हम उनको जो है देख पाएंगे, काम क्या रहेंगे? मेरी देखिए, सबसे बड़ी तो मेरी जो एक लेफ्टिनेंट बनने के बाद इच्छा थी कि मैं जाऊं तो इन्फेंट्री में जाऊं, क्योंकि हमारे फौज में अलग अलग आर्म होती है, इन्फेंट्री, आर्मर्ड, ये सब। इन्फेंट्री में मुझे चाहिए थी जो कैप्टन बत्रा की रेजिमेंट थी, जैकरिफ, जम्मू एंड कश्मीर राइफल। किस्मत से मुझे वही जैकरिफ ही मिली रेजिमेंट। और दूसरी चीज खुशी की बात ये थी कि मेरी कमीशनिंग 9 सितंबर को हुई जैकरिफ में। 9 सितंबर को उनका जन्म दिवस था। अरे वाह, तो मतलब जो आइडियल है उन्हीं के हिसाब से चीजें हो रही हैं, तो वो थोड़ा सा और अच्छा लग रहा है। तो पहली पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में? पहली पोस्टिंग, हाँ, आप हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में समझ लीजिए। वो सेंसिटिव एरिया होने की वजह से मैं आपको एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं बता सकूंगा, लेकिन हाँ, कहीं एक्शन मोड में ही है, मतलब मेरी जो पोस्टिंग है। तो ये तो बहुत अच्छी चीज है। 2-3 चीजों को लेकर और मैं ये जानना चाह रहा था कि इस बीच में फौज में जाने का जो फैसला था, तो अमूमन परिवारों में इसको लेकर जो है बहुत सहज स्वीकृति होती नहीं है, खासकर महिलाओं को। तो जब ये तय किया कि फौज में ही जाना है, तो किस तरह का रिएक्शन था घर में? पापा जी का तो ठीक है कि हाँ भाई फौज में अफसर बनने जाएगा। मम्मी और जो दादी थी उनको एक्सेप्ट नहीं था, वो शुरू में स्वीकार नहीं हुआ। दादी तो बिल्कुल कतई नहीं। मतलब हम अगर फौज की बात करते तो पहले के जमाने के फौज मतलब बॉर्डर पे जाएगा, गोलियां चल रही होंगी दुश्मन से, ये वो, और
क्योंकि उन्होंने उस जमाने में जो फौज देखी है ना 1965-71, उस टाइम पे युद्ध ही हुआ करते थे। तो एक वो रहता था उनके, तो फिर मैंने उनको बैठ के उनको वीडियोस दिखाई कि देखो भाई आज के टाइम पे महिलाएं भी जा रही हैं, कितनी महिला ऑफिसर भी हैं फौज में जिन्होंने एक से एक नाम किया है। हमारे मध्य प्रदेश की स्क्वाड्रन लीडर अवनी चतुर्वेदी जो पहली महिला फाइटर पायलट बनी भारतीय सेना की, कैप्टन तानिया शेरगिल, अपनी कैप्टन मिताली मधुमिता, ऐसी कई सारी महिला अफसर हैं। तो मैंने उनको बताया कि जब महिलाएं कर रही हैं तो मैं तो फिर भी एक लड़का हूँ, तो किस बात का डर है। चलो, तो अच्छा, इसके अलावा जब हम फौज में होते हैं और खासकर लेफ्टिनेंट या उसके ऊपर की पोस्ट में, तो जीवन का एक कोई बड़ा एम भी हम तय कर लेते हैं कुछ एक बहुत बड़ी चीज को लेकर। एक तो ये कि जो हो रहा है वो होता रहा है, उसमें बहुत अच्छा करने का, मगर कई बार हम सोच लेते हैं कि नहीं, इस पर तो बिल्कुल कुछ करना ही है। तो ऐसा कुछ सोचा है? बिल्कुल सोचा है। पहला तो ये 2-3 चीजें हैं मेरी कि फौज के प्रति और ये हमारे शहर में मुझे जागरूकता फैलानी है। ये तो एक पर्सनल लेवल पे नहीं है, पूरे पब्लिक लेवल पे मेरा एक एम है। दूसरा पर्सनल लेवल पे मेरे क्या गोल है कि जब जितने भी जो अगर मुझे मौका मिलता है तो गैलेंट्री अवार्ड जीतूं। जैसे नाम के आगे लेफ्टिनेंट तो रैंक लगती है, उसके अलावा आपने देखा होगा कि जनरल मनोज पांडे परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, तो ऐसे नाम के आगे एक गैलेंट्री अवार्ड्स का वो लगे। और दूसरी चीज, जब मैं अपनी सर्विस से रिटायर हूँ तो कम से कम छाती मेडलों से भरी होनी चाहिए। तो इसके लिए तो लगातार जो है काम नहीं झोंकना पड़ेगा खुद। बिल्कुल बिल्कुल तैयार है बिल्कुल उसके लिए। तो अभी कितने दिन की जो है छुट्टियों पर यहाँ है और कब से जो है फौज की ऑफिशियल जो है शुरुआत कर रहे हैं? ये भी मुझे 3 हफ्ते की पोस्ट कमीशनिंग, जो कमीशन होने के बाद जो लीव मिली है वो मिली है। उसके बाद फिर अपने रेजिमेंटल सेंटर जाऊंगा जहाँ पे ओरिएंटेशन होता है, और उसके बाद फिर अपनी पोस्टिंग यूनिट के साथ पलटन के साथ ज्वाइन करूंगा। तो इसमें जैसे लेफ्टिनेंट अगर हो गया तो इसको ये मान लें कि एक तरह से नेतृत्व करने वाली जो स्थिति में आएंगी। हाँ बिल्कुल, है ना। तो कुछ लोग होंगे जिनका जो है या बटालियन जैसी होगी, क्या होगा जिसका अपन लीडरशिप करेंगे? अभी तो शुरुआत में क्या होता है कि यंग ऑफिसर होते हैं तो उनको ग्रूम करने के लिए डायरेक्ट ये ऐसे रोल नहीं दिए जाते। बाकी सबकी एक अपनी हायरार्की होगी कि एक नंबर ऑफ जो ट्रूप्स होते हैं वो आपके नीचे काम करते हैं, आपको उनको लीड करना होता है। लेफ्टिनेंट जनरली प्लाटून लेवल, प्लाटून कमांडर के उस पर रहते हैं, फिर आगे चल के आप कंपनी कमांडर और बटालियन कमांडर भी ऐसे करते करते। चलिए, एक सवाल इसमें ये और जानना चाह रहा था। असली में मुझे अच्छी बात ये लगी कि सिर्फ मैं या आप कोई भी अपने लिए बात कर रहा होता तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता। तो मेरे अशोकनगर के सितारों से ये मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो ये कहते हैं मैं कोशिश कर रहा हूँ या मेरा प्रयास ये है कि समाज के लिए कुछ काम हो सके। तो सैनिक का तो बड़ा जज्बा अंदर होता है, उसको जिस तरह से समझते हैं, हमने अपने आसपास सैनिक देखे नहीं है, तो वो बहुत सारी व्यवस्थाओं को बदलने की मूड में रहता है। जैसे अभी कह रहे हैं कि हमारा दुर्भाग्य के जिले से कोई जो है इसमें नहीं है। तो इसको लेकर क्या कोई एकेडमिक रूप से या फौज को लेकर कुछ ऐसा जो बच्चों में उसको लेकर जो है थोड़ा सा माहौल बन सके? हाँ, इसके लिए ये किया जा सकता है प्रयास के स्कूल लेवल पे वोकेशनल एजुकेशन। आप जैसे ही आप, मेरा मानना है कि जैसे ही आपने 8वीं क्लास पास कर दी उसके बाद बच्चे को अपने करियर के लिए सोचना पड़ता है, क्योंकि उसके बाद 10वीं पास करके उसको सब्जेक्ट चूज करना है, फिर क्या डिग्री करेगा। तो एक वोकेशनल एजुकेशन उनको प्रोवाइड करना चाहिए कि जरूरी नहीं है कि फौज में, जिस भी अपने वो फील्ड में जहाँ भी जाना चाहते हैं, वो उनका जो भी पोटेंशियल है उनको खुद को पता लगना चाहिए कि मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ। ऐसे वोकेशनल क्लासेस उनको लगाने चाहिए, कम से कम 2 महीने में 3 महीने में एटलीस्ट एक तो लगना चाहिए। और उनको वोकेशनल एजुकेशन देने के लिए अलग अलग फील्ड से लोगों को बुलाया जाना चाहिए। जैसे कि अगर आपको आईटी के बारे में उनको जानकारी देनी है तो किसी आईटी वाले एक इंसान को बुलाया जाए, उसकी क्लास कराई जाए। फौज के बारे में जानकारी देनी है तो फौज के लिए एक किसी इंसान को बुलाया जाए, सिविल सर्विस के किसी इंसान को बुलाया जाए, तो उनको हर एक फील्ड का एक्सपोजर मिल पाएगा। एक तरह से माहौल बनाने का कोशिश। बिल्कुल। चलिए, तो एक तो ये चीज, और दूसरी एनसीसी को लेकर जो है जो मांग है, बिल्कुल, तो अगर इस इंटरव्यू को यहाँ के ऐसे लोग जिनके हाथ में कुछ चीजें अगर वो सुन रहे हैं और ये जिम्मेदारी निभाएं तो थोड़ा सा इस शहर का माहौल बदलेगा, कुछ नए कैडेट्स मिलेंगे बिल्कुल जो खुद के और सिस्टम को दोनों को बदलने की मादा रखते हो। बिल्कुल। तो आप हमारे साथ जुड़े, बहुत सारी बातें की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी बड़े काम के साथ आइए, फिर मिलेंगे आपसे। बिल्कुल, धन्यवाद। थैंक यू।